हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5 में। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या किया है? लेक्चर नंबर 4 तक हमने बेसिक पढ़ा है। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में जैसे हमने क्या पढ़ा था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेक्चर नंबर सेकेंड में हमने थॉमसन का मॉडल देखा था, रदरफोर्ड का मॉडल देखा था। लेक्चर नंबर थर्ड में वेव्स के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर फोर्थ में हमने क्या देखा था? प्लैंक्स का थ्योरी देखा था, और ये बोर्ड्स का एप्लीकेशंस और पोस्टुलेट्स देखा था। लेक्चर नंबर 4 तक हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए एक टॉपिक बच गया था, लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल। आज वहां से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक रहेगा लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल ही रहेगा, और रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर्ड्स मॉडल, यानी बोर्ड्स मॉडल क्यों फेल हुआ। और अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, आल्सो नोन एज, आपके टेक्स्ट बुक में क्या हेडिंग दिया है? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये आज का टॉपिक होने वाला है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर जाओ, आपको नोट्स मिल जाएगा आज के लेक्चर का। तो आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर देखो तो भी चलेगा। तो आज का टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक में लिख देता हूँ, लेक्चर का ओवरव्यू। लेक्चर ओवरव्यू, इससे आपको समझ आएगा आज के लेक्चर में क्या क्या होगा। पहला टॉपिक चलने वाला है टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, हीलियम का +1 फॉर्म, लिथियम का +2 फॉर्म, बेरिलियम का, मतलब ये क्या है, बेरिलियम, मिस्टेक हो गया, बेरिलियम का +3 फॉर्म। ये सब क्या है? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके पास देखो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, यानी +1 का चार्ज, मतलब चार्ज आया, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। और सेम कंडीशन इधर भी हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है नॉर्मल कंडीशन में, +2 हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सब में लास्ट में कितना बच रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये सब क्या? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। चलो फिर इसके बाद सेकेंड टॉपिक, जो पिछला हमारा बच गया था, लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद तीसरा रहेगा, इसी का सब टॉपिक में ऐसा बोल सकता हूँ, रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड्स मॉडल। क्यों बोर्ड्स मॉडल फेल हुआ था वो हम समझेंगे। इसमें आएगा आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ये आएगा। इसको ऐसा बोल सकते हैं। फिर रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड्स मॉडल, मतलब इसको बोल सकते हैं ब्रोगली हाइपोथेसिस। चौथा टॉपिक रहेगा लेक्चर का लास्ट टॉपिक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें हम क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो कुल मिला के 4 टॉपिक होने वाले इस लेक्चर का। पहला टॉपिक रहेगा टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से मैं यहाँ कंटिन्यू करने वाला हूँ। फिर लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल, एंड देन थर्ड टॉपिक रहेगा रीजन फॉर लिख देता हूँ यहाँ पे, रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर्ड्स मॉडल, इसको आल्सो नोन एज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रहेगा, इसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो ये वापर चैप्टर लेक्चर का ओवरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप चाहो इसको लिख सकते हो या फिर देख लो बस। पहला टॉपिक टोटल एनर्जीज, यहाँ अच्छे से लिखता हूँ मैं, टोटल एनर्जीज इन ऑर्बिट्स, किसमें? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये सब में। तो मैंने ध्यान से सुनो, मैंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी nth ऑर्बिट, यानी मतलब किसी भी ऑर्बिट में कैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला बताया था, राइट। और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट,
Rn का फॉर्मूला बताया था। सिमिलरली टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी पहले ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, यानी n नंबर ऑफ ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। यानी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया था। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर नहीं याद है तो फिर से यहाँ पे देखो, मैं आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला फिर से रिवाइज कराता हूँ। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जिसको हम En बोले थे, Tn या फिर En लिखो तो अच्छा है। En विच इज इक्वल टू कितना था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये क्या जूल में था। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये नहीं बताया था ये जूल से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसा लिख सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, ऐसे हम लोग कन्वर्जन किया तो आपको ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू काम आएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्या, यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ इतने, अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर आ जाएगा हमारा जूल में निकल जाएगा। तो इसी तरीके से En का फॉर्मूला डिराइव होता है जूल के लिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। ये 2 फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखो। तो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, ऑर्बिट्स की एनर्जी बताऊँगा। ऑर्बिट मतलब जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे ये मान लो पहला ऑर्बिट है, ये मान लो दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा। अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ऑर्बिट दिखाने के लिए। 3 ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट मान लो, और ये 5वां ऑर्बिट। ऐसा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n विच इज इक्वल टू 1, n विच इज इक्वल टू 2, n विच इज इक्वल टू 3, n विच इज इक्वल टू 4 एंड देन n इज इक्वल टू 5। सबको पता है n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये अभी तो पता है सबको। तो n विच इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। मैं यहाँ 5 कंसिडर किया हूँ, इससे आपको मैं समझाता हूँ। तो ध्यान से सुनो, अगर पहले ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है तो n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे वैसे ही करते हैं, हम सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे हम एनर्जी, इसमें नहीं निकालेंगे, क्या कि ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या छोटा नंबर है, इसलिए सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड मैंने क्या बताया था, ध्यान से याद करो, जेड क्या था, एटॉमिक नंबर, राइट। एटॉमिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर रहता है, 1। हाइड्रोजन केस में जेड क्या होता है, 1, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ n क्या अभी मैंने कंसिडर किया 1, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकाले तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ 1 तो नीचे भी 1 कुछ मतलब नहीं है, यानी अपना वैल्यू क्या आने वाला है 13.6। ये क्या आएगा अपना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हुआ। अब एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट देखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 लिखा इंटू ये फॉर्मूला पुट करो, अभी भी Z1 ही रहेगा हमेशा। हाइड्रोजन तो एक ही ना, इसका ऑर्बिट चेंज हो रहा है, तो क्या हाइड्रोजन तो नहीं चेंज हो रहा है। तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -3.4। अभी आप कैलकुलेटर से आप ये करके देख लो, मुझे याद है तो मैं लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ E2 विच इज़ इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब E3 थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकालते हैं, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर भी 1 रहेगा, मतलब 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो n2 मतलब n का स्क्वायर, n अभी क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इसका आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको डिवाइड करके आ जाएगा। तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना आ गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ब्लैक से, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा पढ़ने में। एक मिनट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ऑर्बिट तक एनर्जी निकाला है। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में ना, तो इसका एनर्जी कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और देन इसका एनर्जी कितना 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे चौथे पांचवे का आप निकाल सकते हो। यहाँ मेरे को 3 का काम है तो मैं 3 तक देख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे पहले ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, सेकेंड का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और थर्ड ऑर्बिट का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो इससे आपको देख के क्या लग रहा है, ये जो ये एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले आप ये समझो, देखो अभी वो भूल जाओ, अभी जो मैं पहले भूल जाओ, ये समझो जो पहला ऑर्बिट होता है ना उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और इसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और जो थर्ड ऑर्बिट होता है उसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। जो थर्ड रहेगा उसको बोलेंगे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फिर इसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे चलते रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहला ऑर्बिट होगा उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर दूसरे ऑर्बिट में तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड में प्रेजेंट है तो बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड देन थर्ड ऑर्बिट में तो उसको फोर्थ बोलेंगे। तो ऐसे चलते रहता है। तो नाम क्या है, पहले क्या है, ग्राउंड स्टेट। बहुत लोग कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, अगर ऐसा बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो बताओ कौन से ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट देके बहुत लोग फर्स्ट बोल देते हैं, लेकिन फर्स्ट नहीं, वो सेकेंड होता है। मतलब अगर सेकेंड है तो थर्ड, थर्ड है तो फोर्थ, ऐसे एक एक बढ़ते रहता है। क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को हमने पहला बोला है। तो ग्राउंड स्टेट ये, इसके बाद एक्साइटेड स्टेट आ जाता है। तो मतलब ग्राउंड स्टेट ये, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट कराना होगा तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। अभी इतना याद रखो, मैं बताता हूँ कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इतना समथिंग कुछ है। तो -13.6 और -3.4 में बड़ा कौन है, ये बड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो बड़ा ये है, इसके बाद बड़ा ये है। तो मतलब क्या है, एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ग्राउंड स्टेट से हम एक्साइटेड स्टेट पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अब एनर्जी गैप देखो, -13.6 और 3.4 में एनर्जी गैप कितना है। तो एनर्जी गैप निकालने के लिए माइनस कर रहा हूँ 3.4, प्लस हो जाएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाने पे एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाने पे जो गैप है, जो गैप होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, फिर यहाँ पे 1.9 हो गया, फिर यहाँ समथिंग कुछ कम होगा। तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ एनर्जीज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कब, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए। यहाँ पे मैं एक ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, इसको रफ करके यहाँ पे लिखता हूँ। as number of orbit increases energy increases but energy gap decreases। समझ रहा है क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है वैसे क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो एनर्जी गैप है वो हमेशा डिक्रीज होता है। ऐसा जनरली होता है कब, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या फिर हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ। तो ये स्टेटमेंट आपको काम का है। एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 ऐसे इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी इंक्रीज होगा लेकिन एनर्जी गैप डिक्रीज होगा। तो ये पूरा टोटल एनर्जीज का पूरा कॉन्सेप्ट कब, जब ऑर्बिट के बारे में दिया होगा, यानी ऑर्बिट का अपने को एनर्जी निकालना होगा। तो पहला ऑर्बिट का एनर्जी आपको ध्यान में रहना चाहिए क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट करेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड करेगा -1.9
-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है 3 तक, आप याद रखो, पहले दूसरे तीसरे तीसरे तक एनर्जी क्या होता है। और आपको ये छोटा सा पॉइंट याद होना चाहिए, जैसे हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं तो एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, एनर्जी इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम ग्राउंड से एक्साइटेड पे जाते हैं, कोई से भी एक्साइटेड हो, थर्ड फोर्थ कोई सा भी ले लो, तो एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है। आप इसी के बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक अपना आ जाता है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया मुझे पता है, लेकिन आप थोड़ा सुन लो अच्छे से। तो अब मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो लिख सकते हो। मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन ऑफ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसा लिखता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन में लिखता हूँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी required to remove an electron from ground state। मैंने यहाँ क्या लिखा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम मतलब एकदम कम, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। आप एक बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने को आयोनाइजेशन कराना है, यानी उसको उस ऑर्बिट से निकालना है, तो इतना तो आंसर है कि उसको इन्फिनिटी पर ले जाना होगा। इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो उसका एनर्जी क्या होगा, जीरो। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने को रिमूव कराना है तो उसको इन्फिनिटी पर ले जाना होगा। तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, एनर्जी जीरो होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, -13.6। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, -13.6। तो अगर इसमें अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको आयोनाइज कराना है अपने को, तो इसमें ऐसा क्या ऐड कर दे कि वो जीरो वैल्यू आ जाए। तो उसमें हम ऐड करेंगे +13.6, तो आ जाएगा क्या, जीरो। तो एनर्जी क्या होगा, जीरो। अगर एनर्जी जीरो हो गया मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, रिमूव हो गया। इसका मतलब ये होता है, अगर एनर्जी जीरो हो गया तो मतलब उसका मतलब वो रिमूव हो गया। तो जो +13.6 है, यही हो जाता है अपना आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी एकदम कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में उसके ऑर्बिट से, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे 13 पहले ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, -13.6 है, माइनस है, ध्यान रखना। तो इसको अगर जीरो बनाना है तो हमें +13.6 करना होगा, तो यही हो जाएगा अपना आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो सेकेंड ऑर्बिट पे रहता, सेकेंड ऑर्बिट पे क्या होता है उसका एनर्जी -3.4, तो आप बताओ आप किसको कितना एनर्जी देना पड़ता कि वो रिमूव हो जाए, तो वो होता +3.4। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है। तो आप यहाँ तक लिखो, इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक करते हैं। ये हुआ फर्स्ट टॉपिक का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। लास्ट लेक्चर का अपना रिमेनिंग टॉपिक है ये मॉडल। तो टोटल आपको 4-5 पॉइंट दिया है टेक्स्ट बुक में लिमिटेशन में। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, बोर्स थियरी डज नॉट एक्सप्लेन फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से अभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है। तो अभी ये लेक्चर में आप पढ़ोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आप अभी बस यही याद रखो, बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइनर मतलब एकदम माइन्यूट हो, मिनट नहीं है, माइन्यूट। देखो माइन्यूट मतलब स्मॉल, माइन्यूट मतलब एकदम स्मॉल, यानी एकदम डीप में डिटेल्स नहीं दिया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। आपको ये पॉइंट अभी अच्छे से अभी आपको पता होना चाहिए। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, बोर्स थियरी
does not explain the spectrum। यहाँ भी स्पेक्ट्रम आ गया, लेकिन आपको समझ जाएगा ये। बोर्ड्स थ्योरी does not explain the spectrum of multi-electron species। multi-electron इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या क्या आ जाएंगे अपने, जितने भी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को छोड़ के सब क्या आ जाएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने देखा था हाइड्रोजन स्पीसीज और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अभी तक शुरुआत में लेक्चर में बताया क्या, हीलियम का +1 फॉर्म, लिथियम का +2 फॉर्म, बेरिलियम का +3 फॉर्म, ये सब क्या था, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो यहाँ लिमिटेशन ये निकल गया, लिमिटेशन मतलब आपको पता ही है क्या, डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स क्या निकल के आ रहा है कि जो ये बोर्ड्स का थ्योरी है सिर्फ ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड नहीं था, ये सिर्फ ओनली वैलिड था हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एक आपको टेस्टिंग का पॉइंट होगा क्या है, बोर्ड्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब एक ऐसे एटम जिसके अंदर सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये सब क्या थे, अपने वन इलेक्ट्रॉन वाले एटम थे, यानी ये सब क्या थे, अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इसके लिए सिर्फ बोर्ड्स मॉडल वैलिड था, ये सब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं वैलिड था। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, बोर्ड्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं था बोर्ड्स थ्योरी। थर्ड इसका ड्रॉबैक आ जाता है, इनका ड्रॉबैक आ जाता है, वाई दी angular momentum of revolving electrons, why the angular momentum of revolving electron is equal to nh upon 2 pi has not been explained by Bohr's theory। थर्ड पोस्टुलेट्स या थर्ड पोस्टुलेट्स इन थर्ड्स लिमिटेशन क्या है, वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH upon 2 pi हैज नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोर्ड्स थ्योरी। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, क्या था एंगुलर मोमेंटम, MVR, पुराना लेक्चर का है MVR विच इज इक्वल टू NH upon 2 pi। तो ये बोर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बस ऐसे हाइपोथेसिस अपना बोल के चले गए थे। तो इसी को अभी प्रूफ करेंगे कौन, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम क्या है, डी ब्रोगली। तो उसको बोला जाएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो वही आएगा रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर्ड्स मॉडल है। जस्ट अभी इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी आप थर्ड पोस्टुलेट्स थर्ड लिमिटेशन क्या है, वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH upon 2 pi हैज नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोर्ड्स थ्योरी। आप इसी को एक्सप्लेन करेंगे डी ब्रोगली। तो आप चौथा लिमिटेशन, इट डज नॉट explain splitting of spectral line, splitting of spectral line, spectral lines, splitting of spectral lines in the presence of electric and magnetic field, magnetic field। चौथा लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, ये सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है। स्पेक्ट्रल लाइन मान लो, आप समझ लो एक सीधा लाइन है। अभी आप लेक्चर देखोगे तो मैं कराने वाला हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो क्या है, जो ये सीधे लाइन थे उसको तो क्या अपना स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो जो ये स्पेक्ट्रल लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कहते हैं, वो डेविएट हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो वो
बोर्ड्स ने अच्छे से नहीं समझा पाया था। तो चौथा इनका लिमिटेशन यही निकल के आया था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिफ्थ एंड द लास्ट लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट, टेस्ट हो गया आपको 4 ही होगा, लेकिन मैं फिफ्थ लिखा देता हूँ। फिर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन the ability of atoms to form molecules by covalent bond। तो पांचवा ड्रॉबैक कुछ खास नहीं है, सब ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, सब ड्रॉबैक निकालते जाते हैं। तो ये कुछ खास नहीं, क्या है, इट फेल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि कोवलेंट बॉन्ड से कैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था बोर्ड्स का मॉडल। यानी पांचवा पॉइंट आपको सिंपल से ये याद रखना है कि एबिलिटी ऑफ एटम्स की एबिलिटी को नहीं बता पाए थे बोर्ड्स मॉडल, कैसे वो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। तो ये पांचवा लिमिटेशन है। तो यहाँ तक अपना खत्म हुआ लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल। ये सब थ्योरी है, तो आप अच्छे से बात 3-4 बार रीड करोगे, आपको खुद याद हो जाएगा, फिर एग्जाम में आप लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो आप ये 5 लिमिटेशन है, आप इसको देखो, अच्छे से समझो, और चाहो तो अभी लिख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नोट्स। तो आप अभी मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ। आप देखेंगे हम अगला टॉपिक क्या है, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बोर्ड्स मॉडल। आप समझेंगे बोर्ड्स मॉडल फेल क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, और इसका जो थर्ड था लिमिटेशन वो देखेंगे कैसे राइट हुआ। थर्ड टॉपिक हमारा रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर्ड्स मॉडल, या फिर आप इसको ऐसा बोलो मॉडल, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है, मॉडल आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। बहुत जगह इस टॉपिक से समझते हैं इसको, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो जो डी ब्रोगली थे, इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एक्सप्लेन किया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखो ये एक अपना एक ऑर्बिट है, ये क्या अपना एक ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे मैं एक ही बनाता हूँ, ऐसे 4 बना दिए, जाने दो, एक ही से अपने को काम है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। तब देखो अगर कोई चीज़ अगर मोशन कर रहा है तो उसमें एक वेव जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम मैटर वेव्स। तब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यह अपने अराउंड क्या करेगा, वेव्स जनरेट करेगा, ये अपने अराउंड वेव जनरेट करेगा, इसे वेव जनरेट करेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है अपने अराउंड क्या करेगा, इसे वेव जनरेट करेगा। तो इसी फेनोमेनन को किसने एक्सप्लेन किया था, डी ब्रोगली ने। और डी ब्रोगली ने एंगुलर मोमेंटम का जो लिमिटेशन था वो भी प्रूव करेंगे डी ब्रोगली। तो अभी क्या बेसिकली हम देख रहे हैं, एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैटर वेव क्या होता है। तो अभी ये डायग्राम को मेरे को रफ करना पड़ेगा। ये डायग्राम इतना आप बस अभी यहाँ आप समझ लो, एक ऐसा यहाँ ऐसा समझ लो आप, ऑर्बिट में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो अपने अराउंड क्या वेव्स को जनरेट करेंगे। तो सिंपली इसका मतलब यही है, इट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था मैटर वेव। तो मैटर वेव क्या होता है, मैटर वेव वेव्स associated with moving particles, यानी जब कोई पार्टिकल्स
मूव करता है, जब कोई पार्टिकल्स मूव करता है तो उसके अराउंड जो प्रोड्यूस होता है, जो वेव फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं मैटर वेव। मैटर वेव का आप एग्जांपल आप ऐसे डेली लाइफ से समझ सकते हो। जैसे आप कभी फोटो खींच रहे हो तो अगर मोबाइल क्या हुआ, आपका वाइब्रेट हुआ तो थोड़ा ब्लर फोटो आ जाता है। तो ब्लर फोटो आता है तो उसमें वेव जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो आपको दिखेगा। ध्यान से देखोगे तो अगर आप मोबाइल को ऐसे रोटेट या फिर वाइब्रेट करोगे तो एक वेव जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जब आप फोटो या फिर वीडियो बनाते हो। तो ऐसे आप, तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसके पीछे या फिर उसके अराउंड वेव्स जनरेट होता है। तो जो वेव्स जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। तो वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था? डी ब्रोगली सेड all moving particles have wave nature. Particles have wave nature. इन्होंने ये कहा था have wave nature। जो सब छोटे छोटे पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये सब हेल्प करेंगे अभी हमको ये प्रूफ करने में। एम वी आर विच इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये सभी काम आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? डी ब्रोगली ने कहा था ऑल मूविंग पार्टिकल्स है वेव नेचर, यानी अगर कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो उसके पास पक्का वेव जनरेट होगा। जो वेव जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स अगर आपसे किसी ने पूछा क्या होता है तो बोलना वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। एक अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पीछे या फिर उसके अराउंड एक वेव जनरेट होता है, उसको बोलते हैं मैटर वेव्स। अब इन्होंने क्या बोला था? जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वो जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/मोमेंटम। मोमेंटम मतलब p, यहाँ पे पहले मोमेंटम लिखता हूँ, मोमेंटम। यानी जो वेवलेंथ होता है मैटर वेव का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो p क्या होता है? मोमेंटम विच इज इक्वल टू mv। मास और वेलोसिटी का क्या होता है? प्रोडक्ट mv। तो p को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ mv। अब ये क्या डायरेक्ट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये हटेगा तो आता है यहाँ पे h आ जाता है। तो h/mv। तो ये क्या अपना वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव विच इज इक्वल टू h/mv, या फिर ऐसा बोल दो h/p, यानी h/p मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में। तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव क्या निकल के आ गया? h/mv। यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या था? लेक्चर नंबर 4 का इसमें मैंने आपको बताया था, याद करो क्या था? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड था। बड़ा सा वैल्यू है लेकिन आपको याद कर रखना ही पड़ेगा, आगे भी काम आएगा आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव क्या है? h/mv निकल के आया। यहाँ जो मास होगा हमेशा kg में रहेगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे h की वैल्यू आप पुट करो तो आपको मैटर वेव का वेवलेंथ निकल जाएगा। तो अब यहाँ तक आप लिखो। अब इसके बाद हम प्रूव करेंगे mvr इज इक्वल टू NH। तो यहाँ पे छोटा टॉपिक, हाउ mvr विच इज इक्वल टू NH/2 पाई, यही अपने प्रूफ करना, यही ड्रॉबैक लिमिटेशन है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो मैं पहले ही बनाया था, मैंने मिटा दिया था। ये एक ऑर्बिट है, मान लो ये क्या है? एक ऑर्बिट है, एटम का ऑर्बिट है, और इसमें क्या है? एक कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो इसमें वेव जनरेट होगा। वो जो वेव होगा उसको क्या बोलते हैं? मैटर वेव। अभी मैंने बताया। तो ये क्या अपना मैटर वेव। तो आप यहाँ पे ये बताओ, देखो ये जो ऑर्बिट है ये क्या? एक सर्कल है। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या आता है? 2πr। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, या फिर ऐसा लिखता हूँ सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। यहाँ भी सर्कल थोड़ी ना चल रहा है, अभी ऑर्बिट चल रहा है। तो ऑर्बिट भी क्या आता है? सर्कुलर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2πr। मैं लिख दिया 2πr। अब देखो ये सब क्या है? वेव्स है। यहाँ पे देखो एक ये क्या है? वेव। ये क्या है? ट्रफ है, मतलब ये क्या है? क्रस्ट है। और ये क्या है? क्रस्ट है। अब दो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम? लेमडा। तो ये क्या है? वेव लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? लेमडा, वेव लेंथ। तो ये देखो ये क्या है? लेमडा। अगर इसको n टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा क्या है?
2 पाई r निकल जाएगा, यानी ये क्या सिंगल क्या लेमडा। अगर इसको n बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इतना 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 सब का सम आ जाएगा, सबका सम आ जाएगा। अगर इसको n टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या निकल के आ जाएगा अपना 2 पाई r। अगर तो यहाँ पे ध्यान से लिखता हूँ मैं, तो n लेमडा विच इज इक्वल टू 2 पाई r। तो अभी मैंने बताया था लेमडा क्या था, h अपॉन एम वी, एच बाई पी, एच पी डिवाइड में। तो h क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या था मोमेंटम, मोमेंटम को ऐसे लिख सकते हैं एम वी, तो h बाई एम वी ये अभी बताया था। तो लेमडा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो आपको दिख गया होगा कैसे प्रूव हुआ ये। तो n इंटू लेमडा क्या है h डिवाइड बाई एम वी विच इज इक्वल टू 2 पाई r। तो ये क्या हो गया एन एच डिवाइड बाई एम वी विच इज इक्वल टू 2 पाई r। तो अब एक काम करो, जो ये 2 पाई है इसको यहाँ पे लाओ, एम वी को वहाँ पे भेजो। तो ये हो गया एन एच डिवाइड बाई 2 पाई हो गया विच इज इक्वल टू, जो ये एम वी डिवाइड है मल्टीप्लाई में जाएगा तो बचेगा एम वी आर। तो ये लो अपना प्रूव हो गया। जो इतने देर से अपना क्या चाहा था लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, उसको 2 मिनट में प्रूव कर दिया किसने, डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली आए, उन्होंने क्या बोला, किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो अपना वेव नेचर शो करता है। अगर कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में तो अपना वेव नेचर शो करेगा। अगर आप भी मोशन में तो आपके अराउंड एक वेव जनरेट होगा। तो वैसे अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में तो उसके अराउंड वेव जनरेट होता है। वेव जो जनरेट हो रहा है उसके दो सक्सेसिव डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये हम अपने को पता है। तो वेवलेंथ को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेट करने के बाद जो मेटर वेव का जो वेवलेंथ होता है, ये क्या है, ये मेटर वेव है तो इसका वेवलेंथ हम देखेंगे। तो इसका वेवलेंथ क्या होता है h अपन एम वी। तो उसको पुट करेंगे h अपन एम वी को, तो हमारा रिजल्ट अपने सामने क्या है एन एच अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू एम वी आर। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड ऐसा लिख दो, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया अपना बोर्स का लिमिटेशन का प्रूव। किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। तो यहाँ ये खत्म हुआ रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है लेक्चर का, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये लेक्चर पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में हम अच्छे देखेंगे। आज मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ है क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगले लेक्चर में हम अच्छे देखेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। तो अभी मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में क्या बताया था, एनर्जी लेवल। इसको इस पेन से बनाता हूँ। मैंने क्या बताया एनर्जी लेवल। तो पहले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सेकेंड को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ को इसे चलते रहेगा। तो ये n1 है, यहाँ पे लिखता हूँ n विच इज इक्वल टू 1, n विच इज इक्वल टू सेकेंड, n विच इज इक्वल टू थर्ड। तो इसको मैंने क्या बोला था ग्राउंड स्टेट, इसको मैंने कहा था ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। इसको मैंने कहा था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको मैंने कहा था सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। अब देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे ये सब ऑर्बिट पे जंप करे, क्या मैंने कहा, अगर मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका पूरा डीप कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर में। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से अगर पहले ऑर्बिट में आ रहा है तो जब वो पहले ऑर्बिट में आएगा तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा। मैंने बोला था ना लेक्चर नंबर 3 में, मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट हो जाता है तो एनर्जी एमिट करता है। जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करेगा, उसका भी एक फॉर्मूला है, तो वो भी देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तो अगर इलेक्ट्रॉन कुछ कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। मान लो दूसरे से आया पहले में ऐसे, तो अगर अब ये हुआ लाइमन सीरीज, अगर पहले ऑर्बिट में आ रहा है, अगर दूसरे ऑर्बिट में आए, अगर यहाँ से दूसरे ऑर्बिट में आए तो उसको बोलेंगे लाइमन बामर सीरीज, बामर सीरीज। तो ये पूरा थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा,
आज के लेक्चर हमने देखा टोटल एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल और फेलियर, रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल, और देखा हमने कैसे डी ब्रोगली ने प्रूव किया था बोर्स मॉडल का लिमिटेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।